मिशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों का पुरजोर तरीके से स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि मैं भाषा एवं बोली से संबंधित 100 प्रश्नोत्तरी आपको करवाऊंगा, और जो कि पूर्व की क्लास में आप देखिएगा प्लेलिस्ट में आपको भाषा एवं बोली से संबंधित 50 प्रश्नोत्तरी मिल जाएंगी, और 50 प्रश्नोत्तरी हो चुकी है। अब इधर जो शेष बची हुई प्रश्नोत्तरी उसकी तरफ हम बढ़ेंगे, ठीक ना। तो हम 100 प्रश्नोत्तरी करेंगे। कितने करेंगे? 100 प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो आज देखिएगा जो आपकी पीपीटी है, अभ्यास नंबर क्या है? 2 है। अभ्यास नंबर क्या है? 2 है। अभ्यास नंबर 2 को आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद अभ्यास नंबर 3 देख लीजिएगा, तो आपके संपूर्ण जो है 100 प्रश्नोत्तरी हो जाएंगे। और जो लोग चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और जो विद्यार्थीगण लाइव देख रहे होंगे वो एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे। क्या कर देंगे? एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे। और हम लोग पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है क्या? पहला प्रश्न है क्या, इसे देखते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न आपके समझ आ चुका है। अब पहला प्रश्न कहता क्या है, पहला प्रश्न होता क्या है, ठीक है ना। हम प्रश्न के नेचर को समझेंगे, और प्रश्न की बनावट को समझेंगे, और प्रश्न को अच्छे से करते चलेंगे। पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा आयोग की स्थापना कब हुई? यानी हिंदी भाषा आयोग की स्थापना कब हुई थी? पहला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित हो चुका है। तो कब हुई थी? 1965 में हुई थी, 1953 में हुई थी, 1955 में हुई थी, 1945 में हुई थी। कमेंट करिएगा, हिंदी राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई थी? कमेंट करिएगा। तो राजभाषा आयोग की स्थापना जो है अनुच्छेद 344 ए के तहत राष्ट्रपति क्या करेगा? एक राजभाषा आयोग का गठन करेगा। एक राजभाषा आयोग का क्या करेगा? गठन करेगा। क्या करेगा? गठन करेगा। यानी अनुच्छेद 344 ए के तहत क्या करेगा? राष्ट्रपति क्या करेगा? एक राजभाषा आयोग का गठन करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक ना। और कब किया गया था? स्थापना कब की गई थी? तो 1955। कब की गई थी? 1955 में। यानी कि प्रश्न संख्या 1 में आपका सी विकल्प सही है, C4 चेन्नई। प्रश्न संख्या 1 में आपका सी विकल्प सही है, C4 चेन्नई, ठीक है। आइए फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। देखिए अगला प्रश्न है क्या? अगला प्रश्न है, किस हिंदी के अंतर्गत मालवी भाषा बोली जाती है? यानी कहने का मतलब है किस अपभ्रंश के अंतर्गत बोली जाती है, या किस उपभाषा के अंतर्गत मालवी भाषा बोली जाती है। किस उपभाषा के अंतर्गत मालवी भाषा बोली जाती है? तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, खड़ी बोली हिंदी के अंतर्गत, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत। आइए समझते हैं बातों को। इधर देखिएगा, सौर सेनी अपभ्रंश के 7 भेद थे, जिसमें पहला भेद था सौर सेनी अपभ्रंश। सौर सेनी अपभ्रंश, सौर सेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी निकलती है पहली उपभाषा। पश्चिमी हिंदी पहली उपभाषा निकलती है। और पश्चिमी हिंदी जब पहली उपभाषा निकलती है तो पश्चिमी हिंदी से 5 बोलियां, पश्चिमी हिंदी से कितनी बोलियां निकलती हैं? 5 बोलियां निकलती हैं। कौन कौन सी वह बोलियां थी? ब्रज, खड़ी, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। कन्नौजी, ठीक ना। ब्रज, खड़ी, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। ब्रज को हम अंतर्वेदी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अंतर्वेदी के नाम से जानते हैं। खड़ी को हम कौरवी के नाम से जानते हैं। और हरियाणवी का दूसरा नाम है बांगरू। क्या है? बांगरू। हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? बांगरू था, ठीक ना। अब इधर देखिएगा, उसके बाद जो पश्चिमी हिंदी से दूसरी उपभाषा निकलती है, वह दूसरी उपभाषा कौन सी होती है? वह होती है राजस्थानी हिंदी। कौन सी होती है? राजस्थानी
हिंदी, राजस्थानी हिंदी। और राजस्थानी हिंदी से भी कितनी बोलियां निकलती हैं? 4 बोलियां निकलती हैं। राजस्थानी हिंदी से कितनी बोलियां निकलती हैं? 4 बोलियां निकलती हैं। वह कौन कौन सी बोलियां होती हैं? मारवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, मेवाती, जयपुरी, जयपुरी और मालवी, मालवी। ठीक ना, मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी और मालवी, यानी कि सौरसेनी अपभ्रंश से 2 भाषाएं निकलती है, राजस्थानी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। ठीक ना, पश्चिमी हिंदी से 5 बोलियां निकलती हैं, ब्रज, खड़ी, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। ब्रज को अंतर्वेदी कहा जाता है, खड़ी को कौरवी कहा जाता है, हरियाणवी को बांगरू कहा जाता है। ठीक ना, जो देखिएगा राजस्थानी हिंदी से मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मालवी और ठीक है जयपुरी। और जयपुरी का दूसरा नाम ढूढ़ाड़ी भी था। क्या था? ढूढ़ाड़ी दूसरा नाम था। अब आपका प्रश्न जो पूछा गया है, प्रश्न पूछा क्या गया है आपसे कि किस हिंदी के अंतर्गत मालवी बोली बोली जाती है या मालवी बोली आती है, किस हिंदी के अंतर्गत। ठीक ना, किस हिंदी के अंतर्गत आ रही भैया? ये देखिएगा, मालवी किस हिंदी के अंतर्गत आ रही है? राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत। तो आपका विकल्प कौन सा सही होगा? डी। प्रसंख्या 2 में आपका विकल्प, प्रसंख्या 52 में आपका विकल्प कौन सा सही होगा? डी विकल्प सही होगा। अब इधर देखिएगा, बिहारी हिंदी से 3 बोलियां निकलती हैं। बिहारी हिंदी से कितनी बोलियां निकलती हैं? 3 बोलियां, मगही, मैथिली, भोजपुरी। मगही, मैथिली और भोजपुरी, मगही, मैथिली और भोजपुरी। बिहारी हिंदी से 3 बोलियां निकलती हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। और खड़ी बोली से, खड़ी बोली अपने आप में खुद ही बोली है, और खड़ी बोली किससे निकली हुई है? पश्चिमी हिंदी से। किससे निकली हुई है? पश्चिमी हिंदी से। और प्रसंख्या 52 में आपका डी विकल्प सही। प्रसंख्या 52 में कौन सा विकल्प सही है? डी विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसंख्या अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है क्या? अगला प्रश्न है, देखिएगा अगला प्रश्न है क्या, शेयर कर दीजिएगा आप लोग। हिंदी किस प्रदेश की राजभाषा नहीं? क्या बताना है? नेगेटिव प्रश्न है आपका। हिंदी किस प्रदेश की राजभाषा नहीं है? किस प्रदेश की नहीं है? उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, पंजाब की या बिहार की? कमेंट करिएगा। ए विकल्प सही, बी, सी, डी। तो हिंदी जो है किस प्रदेश की राजभाषा नहीं है? पंजाब की। किस प्रदेश की राजभाषा नहीं है? पंजाब की, क्योंकि पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। क्या बोली जाती है? पंजाबी बोली जाती है। और पंजाबी कैसे लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में। पंजाबी कैसे लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। और पंजाब में कौन सी बोली बोली जाती है? पंजाबी बोली जाती है। आपका प्रश्न था हिंदी किस प्रदेश की राजभाषा नहीं है? पंजाब प्रदेश की राजभाषा नहीं है, बाकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार की है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या? अगला प्रश्न है, व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से कौन सी भाषा शुद्ध कहलाती? ठीक है ना, वर्तनी और व्याकरण के दृष्टि से कौन सी भाषा क्या कहलाती? शुद्ध कहलाती। क्या कहलाती है? शुद्ध कहलाती है। यानी व्याकरणिक भाषा शुद्ध कहलाती है, प्राज्ञल भाषा शुद्ध कहलाती है, मानक भाषा शुद्ध कहलाती है या साहित्यिक भाषा शुद्ध कहलाती है? कौन सी भाषा शुद्ध कहलाती है? ठीक है ना, कौन सी भाषा शुद्ध कहलाती है? कमेंट करिएगा। ए विकल्प, बी, सी, डी। तो आपकी कौन सी भाषा शुद्ध कहलाती है? मानक भाषा शुद्ध कहलाती है। प्रश्न संख्या 54 में आपका सी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 54 में सी विकल्प सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या? अगला प्रश्न है, संघ की भाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी, ऐसा संविधान की किस धारा में कहा गया? ऐसा संविधान की किस धारा में कहा गया है कि क्या होगी भैया? संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। ऐसा संविधान की किस धारा में या किस अनुच्छेद में कहा गया है? किसमें कहा गया है? 351 में, 343 में, 348 में, 340 में? कमेंट करिएगा सभी लोग।
किसमें कहा गया है? तो 343 में कहा गया है, किसमें कहा गया है? 344 में कहा गया है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी? देवनागरी। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। और 351 में कहा गया है हिंदी भाषा से संबंधित विकास से संबंधित निर्देश। हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश, विकास से संबंधित निर्देश है। क्या है? निर्देश है। ठीक ना? 351 में क्या है? हिंदी भाषा के विकास से संबंधित क्या है? निर्देश है। ठीक ना? हिंदी भाषा करिएगा, हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश किसमें दिए गए हैं? 351 में दिए गए। ठीक ना? हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश 351 में है। 343 में क्या है? संघ की राजभाषा हिंदी लिपि देवनागरी होगी। और 348 क्या है? उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय और विधान परिषद विधायकों की भाषा से संबंधित उल्लेख, विधायकों की भाषा से संबंधित उल्लेख। किसकी भाषा संबंधित? विधायकों की भाषा संबंधित उल्लेख किसमें है? 348 में। किसमें है? 348 में है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या? अगला प्रश्न देखिएगा, राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई थी? यानी कि राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई थी? कमेंट करिएगा। 14 सितंबर 1949 को की गई थी, 26 जनवरी 1950 को की गई थी, 5 अगस्त 1956 को की गई थी, 25 जून 1975 को की गई। कमेंट करिएगा सभी लोग। राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई? ठीक है ना? राज विभाग की स्थापना की गई थी, यानी राजभाषा विभाग की कब स्थापना की गई थी? तो कब की गई थी? 1975 को। ठीक है ना? 25 जून 1975 को राजभाषा विभाग की स्थापना की गई। ठीक है ना? अब इधर देखिएगा, 14 सितंबर 1949 को, ठीक है ना? इधर देखिएगा, 14 सितंबर 1949 को था क्या? संवैधानिक रूप से इधर देखिएगा, 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। राजभाषा का क्या प्राप्त हुआ था? दर्जा प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ? दर्जा प्राप्त हुआ था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है ना? प्रश्न संख्या 56 में आपका डी विकल्प सही है। आइए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी। प्रश्न संख्या अगला देखिएगा, 57 नंबर। इसमें है क्या? संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है? ठीक ना? संविधान की किस अनुसूची में राजभाषा को सम्मिलित किया गया है या राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है? किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया था? ठीक है, 5वीं अनुसूची में ए विकल्प है, 8वीं अनुसूची में बी विकल्प है, 7वीं अनुसूची में सी विकल्प है, 9वीं अनुसूची में। कमेंट करिएगा किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया था? 5वीं, 6वीं,
5वीं 8वीं 7वीं 9वीं किसमें सम्मिलित किया गया था? तो किसमें सम्मिलित किया गया था? 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं। कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का उल्लेख। 22 भाषाओं का क्या है? उल्लेख है। पहले मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं। मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। बाद में कुछ भाषाएं जोड़ी गई होंगी। तो कौन कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी को जोड़ा गया था। सिंधी को जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को जोड़ा गया था। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया था। उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन तीनों को जोड़ा गया था 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। उसके बाद बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया। ठीक ना? यानी कि 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया था। 16वीं, 17वीं और 18वीं के रूप में किसको जोड़ा गया था? नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी को। फिर 19, 20, 21 और 22। ठीक ना? और किस अनुसूची में जोड़ा गया था? 8वीं अनुसूची। ठीक है ना? प्रश्न संख्या 57 का आपका बी विकल्प सही है। कौन सा है? बी विकल्प आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है क्या? अगला प्रश्न आपकी समझ आ चुका है? कमेंट करिएगा सभी लोग। अगला है, राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग के गठन का आदेश किस वर्ष जारी किया था? ठीक है ना? क्या बताना है? राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन का जो आदेश होता है उसको किस वर्ष जारी किया गया था? ठीक है, किस वर्ष? 1955, 1954, 1956, 1949। कमेंट करिएगा सभी लोग, किस वर्ष जारी किया गया था? तो किस वर्ष जारी किया गया था? 1955। किस वर्ष? 1955 में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, इधर देखिएगा। किस क्रम में असत्य कथन है? क्या बताना है? किस क्रम में असत्य कथन है? यानी कि 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों में से 3 सत्य होंगे और एक क्या होगा? आपका असत्य होगा। किस क्रम में असत्य कथन है? तो किस क्रम में है? पहला देखिएगा, संविधान में 14 सितंबर 1950 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। पहला विकल्प। हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रयोग स्वतंत्रता के बाद ही आरंभ हुआ। तीसरा विकल्प है, संविधान के अनुच्छेद 348, 349 में 348 एवं 349 में उच्च न्यायालयों की भाषा के बारे में प्रावधान है। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 345 का संबंध राज्य की भाषा अथवा राजभाषाओं से है। राज्य की भाषा अथवा राजभाषाओं से। कमेंट करिएगा कौन सा विकल्प आपका सही है, यानी कि असत्य कथन कौन सा है। तो आपका ए क्या है? असत्य कथन। ए क्या है? असत्य कथन है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को 50 को नहीं 1949 को हिंदी को राजभाषा
राजभाषा घोषित किया गया था। क्या किया गया था? राजभाषा घोषित किया गया था। कब किया गया था? 14 सितंबर 1949 को। कब किया गया था? 14 सितंबर 1949 को किया गया था। आपका प्रश्न संख्या 59 में आपका ए विकल्प आ सकते हैं। ए विकल्प क्या है? असत्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या? 60 नंबर प्रश्न देखिएगा। 60 नंबर प्रश्न है क्या? हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली थी? ठीक ना। हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली थी? कब मान्यता मिली थी? 14 सितंबर 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1948 को। कमेंट करिएगा ए बी सी डी कौन सा विकल्प सही? कमेंट करिएगा सभी लोग। ठीक है, इधर देखिएगा। कब मान्यता मिली थी? 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को हिंदी संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता मिली थी। प्रश्न संख्या 61 देखिएगा। प्रश्न संख्या 61 है क्या? प्रश्न संख्या 61 देखिएगा। संविधान निर्मात्री सभा ने हिंदी को भारत गणराज्य की राजभाषा घोषित करने वाली धारा का अनुमोदन कब किया? ठीक है ना। संविधान जो निर्मात्री सभा थी उन्होंने क्या किया भैया प्यारे दोस्तों? अनुमोदन कब किया? यानी हिंदी को भारत के गणराज्य की राजभाषा घोषित करने के लिए जो अनुमोदन होता है वह कब अनुमोदन किया था? यही प्रश्न है। ठीक है। 14 सितंबर 1947 को, 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1951 को, 14 सितंबर 1956 को। कब अनुमोदित किया था? कमेंट करिएगा। कब किया था? बहुत आसान प्रश्न है। 14 सितंबर 1949 को किया था। कब किया था? 14 सितंबर 1949 किया था। आपका प्रश्न संख्या 61 में बी विकल्प आपका सही है। बी विकल्प आपका सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्या? 62 नंबर देखिएगा। 62 नंबर प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया। क्या किया था? राजभाषा आयोग का गठन किया था। तो किसके अंतर्गत किया था? 1955 के अंतर्गत, 1960 के अंतर्गत, 1965 के अंतर्गत, 1970 के अंतर्गत। संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था? तो कब किया था? 1955 में, 1960 में, 1965 में, 1970 में। कमेंट करिएगा कब किया था? 1955 में किया था। कब किया था? 1955 में किया था। प्रश्न संख्या 62 में ए विकल्प आपका सही। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है क्या? तीसरा नंबर प्रश्न है क्या? तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है हिंदी की आदि जननी क्या है? प्रश्न है हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी की आदि जननी क्या है? अपभ्रंश है, संस्कृत है, प्राकृत है, पाली। एक प्रश्न और लिखता हूं, हिंदी की जननी कौन है? हिंदी की जननी कौन है? आपको इसका उत्तर देना कमेंट बॉक्स में। आपका पढ़ाया सा प्रश्न है, पढ़ाया गया है क्लास में, ऑफलाइन क्लास में। हिंदी की जननी कौन है और बताना हिंदी की आदि जननी कौन है। हिंदी की आदि जननी देखिएगा, जैसे पहले आपकी आती है संस्कृत। क्या आती है? संस्कृत आती है, यानी जिसे लौकिक संस्कृत कहते हैं। उसके बाद क्या आती है? आपकी पाली भाषा आती है। संस्कृत के बाद पाली भाषा, पाली के बाद आपकी प्राकृत आती है, प्राकृत के बाद आपका अपभ्रंश आता है। अपभ्रंश से सौरसेनी का जन्म होता है। सौरसेनी अपभ्रंश का किसका जन्म होता है? सौरसेनी अपभ्रंश का जन्म होता है। और सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? हिंदी का जन्म होता है। और आपसे प्रश्न पूछा गया है हिंदी की आदि जननी कौन है? तो हिंदी की आदि जननी कौन है भैया? संस्कृत। हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत।
तो आपका 63 नंबर में बी विकल्प आपका सही होगा। लेकिन हमने एक प्रश्न आपके समक्ष और रखा है, हिंदी की जननी कौन? तो हिंदी की जननी कौन है? तो आपकी हिंदी की जननी क्या है? अपभ्रंश है, और अपभ्रंश नहीं विकल्प में होगा तो शौरसेनी अपभ्रंश होगा। यानी कि हिंदी की जननी क्या है? अपभ्रंश है। कौन है? अपभ्रंश है। ठीक है, आइए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है क्या? देखिएगा, प्रश्न पूछा गया है लिपि की आवश्यकता होती है। लिपि की क्यों आवश्यकता होती है? कमेंट करना है, लिपि की आवश्यकता होती है। तो लिपि की आवश्यकता क्यों होती है बताना है। लिपि की आवश्यकता क्यों होती है? भाषा संकेत में, भाषा बोलने में, भाषा लिखने में, तीनों में। कमेंट करिएगा, लिपि की आवश्यकता क्यों पड़ती है? भाषा संकेत में, भाषा बोलने में, भाषा लिखने में, या तीनों में? किसमें पड़ती है? भाषा को लिखने में। लिपि की आवश्यकता किसमें पड़ती है? भाषा को लिखने में। प्रश्न संख्या 64 में आपका सी विकल्प सही है। और प्रश्न संख्या अगला देखिएगा 65 नंबर प्रश्न देखिएगा, है क्या? 65 नंबर प्रश्न का कमेंट करिएगा आप लोग, है क्या 65 नंबर प्रश्न? हिंदी भाषा की उत्तराधिकारी है। क्या बताना? उत्तराधिकारी बताना है। हिंदी भाषा की उत्तराधिकारी कौन? ठीक है ना? ब्रज है, देवनागरी है, संस्कृत है, और जी बताइएगा, हिंदी भाषा की उत्तराधिकारी कौन है? कमेंट करिएगा सभी लोग, कमेंट करिएगा। तो हिंदी भाषा की उत्तराधिकारी कौन है भैया? अभी मैंने जस्ट बताया है। जैसे पहले क्या आता है आपका? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद इसी से शौरसेनी अपभ्रंश, सेनी अपभ्रंश, और शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी। और प्रश्न आपका है उत्तराधिकारी कौन है? तो उत्तराधिकारी कौन है? संस्कृत। कौन है? संस्कृत है। आपका सी विकल्प सही है। सी विकल्प आपका सही है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 66 नंबर। यहाँ पे देखिएगा, प्रश्न क्या है आपका? संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान। संसार की प्रमुख भाषाओं में, यानी संसार की प्रमुख भाषाएं कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं। इस 22 भाषाओं में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। इस 22 भाषाओं में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। और इस 22 भाषा में हिंदी का कौन सा स्थान? यानी पहला स्थान है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। और इन भाषाओं में, 22 भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो कौन सा है? तीसरा स्थान। हिंदी का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। प्रश्न संख्या 66 में आपका सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? ठीक है ना? भाषा अगर लिख रहे हैं, जो प्रयुक्त आप चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं, बोली कहते हैं, व्याकरण कहते हैं, लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? कमेंट करिएगा। क्या कहते हैं? ना तो व्याकरण कहते हैं, ना तो बोली कहते हैं, ना तो भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। और हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि में। और देवनागरी लिपि में और कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं? और देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है? कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाएं, बाएं से दाएं देवनागरी लिपि लिखी जाती है। और देवनागरी लिपि में और कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। जैसे आपकी संस्कृत देवनागरी लिपि में, नेपाली आपकी देवनागरी लिपि में, मराठी आपकी देवनागरी लिपि, मराठी आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और उसके बाद आपका एक प्रश्न और बना है, अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है? तो अंग्रेजी आपकी रोमन लिपि में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है?
रोमन लिपि में। किस लिपि में लिखी जाती है? रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो आपका प्रश्न संख्या 67 में आपका डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है क्या? अगला प्रश्न है हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? सभी लोग कमेंट करेंगे कौन सी है। पाली है, अपभ्रंश है, प्राकृत है या संस्कृत है? हिंदी को विकास करने वाली भाषा कौन सी है? कौन सी है? कमेंट करिएगा। यानी हिंदी को विकास करने वाली भाषा कौन सी है? तो अभी मैं कई बार बता चुका हूं, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद आता है आपका सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी क्या आती है? हिंदी आती है। सौरसेनी अपभ्रंश विकल्प में है नहीं, क्या विकल्प में? आपका अपभ्रंश विकल्प में। कौन सा है? अपभ्रंश विकल्प में है, तो आपका बी विकल्प सही हो। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या? अगला प्रश्न है हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तुक्खा अपभ्रंश से मूल उत्पत्ति मानी जाती है, अर्धमागधी अपभ्रंश से मूल उत्पत्ति मानी जाती है, सौरसेनी अपभ्रंश से मूल उत्पत्ति मानी जाती है या मागधी अपभ्रंश से मूल उत्पत्ति मानी जाती है? अभी हमने देखा है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद आता है सौरसेनी अपभ्रंश, सौर अपभ्रंश के बाद क्या आता है? सौरसेनी अपभ्रंश, सेनी अपभ्रंश। और सौरसेनी अपभ्रंश किसका जन्म होता है? हिंदी का। किसका जन्म होता है? हिंदी का। और मूल उत्पत्ति किससे हुई है? किससे हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश से। किससे हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश से। आपका सी विकल्प सही है। ठीक है, कौन सा विकल्प सही है? सी विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है क्या? 70 नंबर प्रश्न का कमेंट करिएगा आप लोग। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न को देखते हैं। वाराणसी गोरखपुर आरा के, वाराणसी गोरखपुर आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? ठीक है ना, वाराणसी गोरखपुर आरा के मध्य कौन सी बोली बोली जाती है? ठीक है ना, भोजपुरी बोली जाती है, कौरवी बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है, अवधी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? कमेंट करिएगा। चलिए आइए देखते हैं। अब यहाँ देखिएगा, जैसे मान लीजिए जो पूर्वांचल का क्षेत्र है, पूर्वांचल मतलब उस साइड का क्षेत्र, तो वहां देखिएगा जो आपका जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी, गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, बलरामपुर, मऊ और आपका आजमगढ़, ये सब किसके क्षेत्र हैं? भोजपुरी बोली के क्षेत्र। फिर से सुनिएगा, सोनभद्र, मिर्जापुर, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, बलरामपुर, वाराणसी, आजमगढ़, मऊ, गोरखपुर और आरा आपका किसके क्षेत्र में भैया? भोजपुरी बोली के क्षेत्र। किसके क्षेत्र है? भोजपुरी बोली के क्षेत्र। तो आपसे प्रश्न पूछा गया था वाराणसी, वाराणसी, गोरखपुर और आरा कौन सी बोली के क्षेत्र है? भोजपुरी बोली के क्षेत्र है। वाराणसी से श्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी आपके सांसद हैं और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर से जो रहने के निवासी हैं। तो वहाँ सब क्या बोली जाती है? भोजपुरी बोली जाती है। कौन सी बोली बोली जाती है? भोजपुरी बोली जाती है। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ब्रज का केंद्र क्षेत्र है, केंद्रीय क्षेत्र, ब्रज बोली का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है? क्या बताना? ब्रज बोली का जो केंद्रीय क्षेत्र है वह कौन सा है? मथुरा है, वाराणसी है, इलाहाबाद है, लखनऊ। कमेंट करिएगा ए बी सी डी कौन सा विकल्प है। ठीक है ना, इधर देखिएगा जो वाराणसी है, अभी हमने इसके पहले ही बताया है, वाराणसी में कौन सी बोली बोली जाती है? भोजपुरी बोली जाती है।
कौन सी बोली जाती है? भोजपुरी। इलाहाबाद में क्या बोली जाती है? अवधी। इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, बस्ती, बाराबंकी, रायबरेली, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, ये अवधी बोली के क्षेत्र। कौन सी बोली क्षेत्र है? अवधी बोली के क्षेत्र हैं। और लखनऊ में कौन सी बोली बोली जाती है? अवधी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? अवधी बोली जाती है। और पूछा गया ब्रज बोली का केंद्र बिंदु यानी कि क्षेत्र कौन सा है? तो आपका मथुरा। मथुरा, आगरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, बरेली, ग्वालियर, धौलपुर, ये किसके क्षेत्र है? ब्रजबोली के क्षेत्र। किसके क्षेत्र है? ब्रजबोली के क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है क्या? अगला प्रश्न आपके समझ आ चुका है। अगला प्रश्न है, ठीक ना, बोली का, अगला प्रश्न है, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचनाएं होने पर वह क्या बन जाती है? ठीक ना, यानी कि जब बोली का क्षेत्र थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्यिक रचनाएं होने लगती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं या वह क्या बन जाता है? ठीक ना, क्षेत्रीय रूप ले लेता है, लिपि का रूप ले लेता है, उपभाषा हो जाती है या ब्रज भाषा हो जाती है? कमेंट करिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ब्रज भाषा नहीं है, ब्रज क्या है? बोली है। ये खुद ही क्षेत्रीय है भाई। ब्रज क्या है? बोली है, तो बोली हमेशा क्षेत्रीय होती है, तो ये विकल्प आपका हो ही नहीं सकता। और लिपि क्या है? और हमने कहा है रचना होने पर क्या बन जाती है, तो लिपि हो ही नहीं सकती, क्योंकि लिपि में तमाम रचनाएं होती हैं, संस्कृत की होती हैं, हिंदी की होती हैं, मराठी की होती है, नेपाली की होती है, हो ही नहीं सकता। और क्षेत्रीय रूप खुद ही है, हो ही नहीं सकता। आपका विकल्प बचा कौन सा? सी विकल्प। ठीक है ना, सी विकल्प। और उपभाषाओं की संख्या कितनी है? 5। उपभाषाएं कितनी है? 5। कौन कौन सी उपभाषाएं हैं? पश्चिमी हिंदी पहली उपभाषा है, पश्चिमी हिंदी पहली उपभाषा है। दूसरी राजस्थानी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है उपभाषा है, राजस्थानी हिंदी उपभाषा है। और तीसरी आपकी है पूर्वी हिंदी उपभाषा है, पूर्वी हिंदी उपभाषा है। और चौथी आपकी है बिहारी हिंदी उपभाषा है, बिहारी हिंदी उपभाषा है। उसके बाद 5वीं भाषा है पहाड़ी हिंदी आपकी उपभाषा। पहाड़ी हिंदी क्या है? आपकी उपभाषा। पहाड़ी हिंदी क्या है? उपभाषा है। यानी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। और आपका विकल्प सी सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या? ठीक है, अगला प्रश्न है क्या? निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं? निम्न में कौन सी बोली ऐसी है जो उत्तर प्रदेश की नहीं है, यानी कि वह उत्तर प्रदेश में बोली नहीं बोली जाती? कौन सी है? भोजपुरी है, ब्रज है, मेवाती है, कन्नौजी है? कौन सी? कमेंट करिएगा। अब इधर देखिएगा, भोजपुरी अभी हमने बताया ही आपको, वाराणसी हो गया, ठीक है ना, जौनपुर हो गया, मिर्जापुर हो गया, सोनभद्र हो गया, मऊ हो गया, गोरखपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, ठीक है, देवरिया हो गया, गाजीपुर हो गया, बलिया हो गया, बलरामपुर हो गया। तो यहाँ भोजपुरी बोली जाती है, तो यानी कि यूपी में है। ये सब जिले कहाँ पे हैं? यूपी में है, तो ये यूपी में भोजपुरी बोली जाती है। ये विकल्प हो ही नहीं सकता। अब ब्रज जो है आगरा है, मथुरा है, अलीगढ़ है, एटा है, मैनपुरी है, ग्वालियर है, धौलपुर है, बरेली है, तो यूपी की बोली है, ये भी नहीं हो सकती। अब कन्नौजी, कानपुर में कन्नौजी बोले, ये भी नहीं हो सकती। तो आपका बच्चा को मेवाती, क्योंकि राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? 4 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी हैं उसे देखने का प्रयास करते हैं। जैसे मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। आपसे पूछा गया है कौन सी नहीं उत्तर प्रदेश की है, तो मालवी उत्तर प्रदेश की नहीं, कहाँ की है? राजस्थान। कहाँ की है? राजस्थान की है।
तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा है क्या, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? प्रश्न पूछा गया है, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? किसने किया था? लल्लू लाल ने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था, सदन मिश्र ने किया था, श्रद्धा राम फुलौरी ने किया था। कमेंट करिएगा पंजाब में, कमेंट करिएगा पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? श्रद्धा राम फुलौरी ने किया था। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? श्रद्धा राम फुलौरी ने किया था, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, आपके समझ आ चुका है, क्या है? जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? क्या बताना? स्थानीय नाम बताना। किसका? जयपुरी का। जो वहां के स्थानीय लोग बोलते हैं, स्थानीय नाम क्या है? तो ए विकल्प सही, बी, सी, डी। इसके पहले भी हमने बताया ही, तो स्थानीय नाम क्या है? डी विकल्प आपका सही, ढूढ़ाड़ी। क्या है? ढूढ़ाड़ी स्थानीय नाम है किसका? जयपुरी का, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी यहीं तक रखते हैं, ठीक है। जहां भी रहिए मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू क्लास, जय।